जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के हम प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पहले लेक्चर से जरूर देखा होगा, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि किस किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और पहले हमने टॉपिक कराया, फिर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखिए, यूनिट में भी हमने सब यूनिट में चीज़ों को डिवाइड किया था। तो अब जो हम शुरुआत में क्वेश्चन को किए थे कि जैसे टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के मेथड क्या है ना, टीचिंग की स्पेसिफिक अगर देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके नेचर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली। उसमें सब टॉपिक में एक टॉपिक आता है कि जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, यानी वो बच्चे की पढ़ाई के केंद्र में टीचर हो, या टीचर के अलावा अगर हम कहें कि उसके केंद्र के अलावा जो है कहीं कहीं छात्र जो होता है वो केंद्र में होता है। तो दोनों में से हमें ये ध्यान देना है कि जो टीचिंग कराया जाएगा उसके केंद्र में होगा कौन, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि उसके केंद्र में कौन होगा, अध्यापक होगा या बच्चा होगा। तो इससे कैसे क्वेश्चन आता है, तो हम आज उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए प्रीवियस के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन 2022 मतलब सेकेंड शिफ्ट में और 21 में भी आया हुआ प्रश्न है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि कह रहा है कि कौन सी विधियां प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं टीचर, तो कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन की विधि है जो है। इसमें अगर आप देखें तो जो एक्टिव लर्निंग है क्रियाशील अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम, या इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग आगमनात्मक अध्ययन अधिगम, या पैसिव लर्निंग निष्क्रिय अधिगम। एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव और पैसिव लर्निंग में से कौन सी जो ट्रेनिंग, यानी जो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर लर्नर सेंटर्ड, लर्नर यानी जो सीखने वाला है, जो प्रशिक्षु है जो सीखने वाला है उस पर केंद्रित, इनमें से कौन सी विधि है प्रशिक्षु पे आधारित। तो यहाँ पे देखिए एक इंडक्टिव होता है ना, और एक डिडक्टिव होता है, आगमनात्मक होता है और निगमनात्मक होता है। तो यहाँ पे जो लर्नर सेंटर्ड होगा वो एक्टिव लर्निंग, उसको क्रियाशील रह के चीज़ों को सीखना है। कोऑपरेटिव आपस में सहकारिता के साथ जो है चीज़ों को लेके चलना है। और जो इंडक्टिव है इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग ये भी होगा, लेकिन पैसिव लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि आप जो एक स्टूडेंट हो और आप चीज़ों को सीखने जा रहे हो, अगर आप ही पैसिव होगे, निष्क्रिय होगे, तो फिर चीज़ों को कैसे सीख पाओगे। तो शिक्षार्थी केंद्रित यानी जिसके केंद्र में जो स्टूडेंट हो जिसको सीखना है, अगर वो केंद्र में है तो उसमें जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसमें ये ध्यान रखना है कि शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्ययन और समस्या समाधान भी आता है। यानी एक तो एक्टिव लर्निंग आता है, एक कोऑपरेटिव भी आता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का भी वो भी विधि आता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म को हमने पहले ही डिफाइन किया था। जैसे आप पूरी क्लास में बैठे हो, आपके टीचर ने अचानक ही आपको बीच से उठा दिया और कुछ क्वेश्चन ऐसा कर दिया जिससे आपको पूरा दिमाग झंझना गया, ऐसा हम लोग कहते भी हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है। सेम चीज़ उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। जो स्टूडेंट लर्नर जब स्टूडेंट लर्निंग करता है तो वो भी स्टूडेंट लर्निंग के केंद्र में आता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन में आपको क्वेश्चन डिफाइन किया है। अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्रोवाइड बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स, जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वो शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम अनुभव देता है, जिसमें केंद्र में स्टूडेंट केंद्र में होता है वो टीचिंग का ऐसा तरीका जिसमें उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा कह रहा है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच डजन एक्नॉलेज द नीड्स ऑफ द लर्नर एज सेंट्रल टू लर्निंग एक्सपीरियंस। सेम थिंग जैसे उसमें कह रहा है एक्वायर करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा कह रहा है जो जिसमें लर्नर केंद्र में होता है ये नहीं मानता है कि अधिगम जो लर्निंग है वो अनुभव में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। अब आपको यहाँ पे असर्शन एंड रीजन में ये चीज़ डिफाइन करना है, तो एक बात तो सही है, लेकिन आर ये सही नहीं करा, क्योंकि जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है जिसके केंद्र में स्टूडेंट होता है उसमें शिक्षार्थियों की विभिन्न क्रियाओं में शामिल, मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग जितने भी एक्शन यानी जो भी काम होते हैं उन बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ताकि वो कौशल को सीखे। शिक्षार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है, शिक्षार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ये सभी चीज़ें होती है। अतः शिक्षार्थी केंद्रित उपागम ये मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ए टीचर
छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षक, यानी देखिए इन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच और टीचर, छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षक जो है मैक्सिमाइज यूज ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड, बाह्य पुरस्कारों का अधिक से अधिक उपयोग करता है, छात्रों को अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेने की प्रोत्साहित करता है, इनकरेज स्टूडेंट टू टेक इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूजेज अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, या टीचर ट्राइज टू रिलेट प्रेजेंट विद द पास्ट, शिक्षक वर्तमान को भूतकाल के साथ संबंधित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे देखिए जो छात्र केंद्रित शिक्षा है उसमें छात्रों को अपने सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देता है। ये हमने पहले भी बताया कि ये ऐसा होता है कि इनकरेज स्टूडेंट टू टेक इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उत्तरदायित्व लेंगे, तभी चीज़ों को करेंगे। और जब हम उत्तरदायित्व लेके कोई भी चीज़ों को आगे बढ़ के करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो छात्र केंद्रित शिक्षा छात्रों को अपने सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। छात्र केंद्रित कक्षा में गतिविधि का फोकस छात्र ही होता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थियों को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बोलने, सुनने, लिखने और अन्य छात्रों के साथ सहयोग करने सहित कार्यों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक शिक्षक एक छात्र को बढ़ी हुई जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे क्या कहते हैं? When a teacher present the most general ideas of the discipline first followed by a gradual increase in detail and specificity, it is known as cooperative learning कहते हैं, inductive thinking उसको कहते हैं, या जो है जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी विधि शास्त्रीय परीक्षा कहते हैं, या प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए वो प्रोग्रेसिव होगा जब कोई जो टीचर है किसी विषय के सर्वाधिक जो सामान्य विचार है उन जो सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर आगे आता है। यानी कोई भी शिक्षक जब किसी विषय के जो सर्वाधिक सामान्य विचार है जो कि जनरल हैं पता होने चाहिए, उसके बाद वो धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है, जिसे प्रगामी विभेदीकरण प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है, और मेथड्स ऑफ टीचिंग शिक्षण की विधियाँ और टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। अब यहाँ पे पहला दिया है कि फेस ऑफ फेस इंटरैक्टिव मेथड आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि, या इंडिविजुअलाइज मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षण विधि की जो वैयक्तिक विधि है, ऑनलाइन मेथड शिक्षण की जो है ऑनलाइन विधि। इसमें आपको सीधे सीधे ये दिया है कि सुमेलित करना है, जैसे आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि, तो ये परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न है होता है, और जो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है तो वो किस में आता है? मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री के तहत। यानी उसमें देखिए ओपन लर्निंग में जो है चीज़ें आपके घर पे मिल जाती, किताब वगैरह, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता, बहुत औपचारिक शिक्षा के तरीके से, हालांकि डिग्री वगैरह मिलता है तो वो तो होता है, लेकिन थोड़ा अनौपचारिक वे में हो जाता है पढ़ाई, क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ना है ऐसे। और जो शिक्षण की वैयक्तिक विधि है उसमें क्या होगा? प्रोग्राम्ड अनुदेश जो है उसका पैकेज दिया जाएगा, और जो ऑनलाइन है उसमें प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। तो ये क्या था? सही सुमेलन इसका था। क्वेश्चन है कि आ यूनिवर्सिटी टीचर कंडक्ट रिसर्च स्टडी वेयर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज यूज टू एक्सेस द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। यानी एक मान लीजिए विश्वविद्यालय, उसके एक शिक्षक ने क्या किया? रिसर्च बेस्ड कोई भी चीज़ें जिसमें विद्यार्थी के परिवार हैं और जो उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तर, बच्चा हो उसके परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है उसके अनुसार उसकी पार्टिसिपेशन रेट के प्रभाव का मूल्यांकन देखता है कि उसके पार्टिसिपेशन का रेट क्या है। अब इसके लिए उसने क्या किया? एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का उसने प्रयोग किया। अब इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहेंगे? एक देखिए यक्स चर होता, वाई चर। हमने हमेशा बताया था कि हम लोग क्या है? डिपेंडेंट में आते, आश्रित में होते, हमारे माता पिता स्वतंत्र होते हैं। अब इसमें इसने बताया कि इसमें स्वतंत्र चर कहा जाएगा इस अध्ययन में किस चर को? तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो जो है स्वतंत्र है, या जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया वो है। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिया है आपको, ये बहुत समझने वाला है। जो वेरिएबल हमने पढ़ा था पहले ही कि एक्स वेरिएबल का वाई पे क्या फ़र्क पड़ता, वाई को हटा देती एक्स। इसको हमने ऐसे ही गरीबी के उसमें कहा था कि अगर हमको पावर्टी को एलिमिनेट करना है कंट्री से, तो हम अगर जो है मान लीजिए
कि ऐसा कर दे कि सबको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी सबको मिली तो सबके घर में जो है खुशी आएगा, सबके घर में खाने पीने सब कुछ रहेगा, पावर्टी वैसे भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके पास रोजगार है, पैसे हैं। तो पावर्टी बेसिकली जो है हमारी क्या होती है, गरीबी, अगर वो आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो गरीबी नहीं होती। तो यक्स वेरिएबल का वाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वाई को हटा दे तो यक्स पे क्या पड़ता है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने रिसर्च में पाया कि जहाँ उसने कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसके प्रयोग से अपने शोध को रिसर्च को पूरा किया और यही निष्कर्ष निकाला कि यह एक स्वतंत्र चर है क्योंकि यह किसी भी प्रकार से शोध के आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता। दूसरे प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने पर भी यह पद्धति शोध में सहायक होती है, किंतु अन्य सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े होते हैं। देखिए, स्वतंत्र चर और आश्रित चर में दिया है कारण और प्रभाव, जोड़ तोड़। ये प्रयोगात्मक शोध में जो कारण है वो यक्स मान लो कारण है तो इसका इम्पैक्ट वाई है, तो वाई आश्रित है। मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं कि जो आपकी फैमिली है वो यक्स है और आप है वाई, है ना। तो क्या है कि फैमिली जब तक दे रही है आपको खर्चे पानी, आप पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप इसके आश्रित हैं, किसके, अपनी फैमिली के आश्रित हैं, यानी ये जो है यक्स के आश्रित मान लो आप हो, आप अपनी फैमिली के आश्रित हो। बाय द वे आपकी फैमिली ने नहीं दिया, यक्स ने आपको पैसे नहीं दिए, फिर इस पे वाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्वतंत्र चर कौन है और प्रभाव क्या है, प्रभाव आप पे क्या पड़ता है, ये चीज़ देखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड करेक्ट व्हेन टीएल मॉडल इज एडहर्ड। जब टीएल मॉडल, टीचिंग लर्निंग मॉडल अपनाया जाता है तो किसे सही माना जाएगा। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट, शिक्षण और जो अधिगम है वो स्वतंत्र कार्य है। दूसरा कह रहा है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इन इंटीग्रल रिलेशनशिप, शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। फिर कह रहे हैं टीचिंग कैन बी सो कॉल्ड इवन इफ देयर इज नो लर्निंग, कोई अधिगम ना होने पर भी शिक्षण कहा जा सकता है। शिक्षण कार्य के बिना भी अधिगम हो सकता है, देयर कैन बी लर्निंग विथ नो एक्ट ऑफ टीचिंग टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही होगा। जो आपका टीएल मॉडल है, टीएल मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाता है, जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थी के व्यवहार भी जुड़े होते हैं। टीएल मॉडल शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध को सही मानता है। ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ, जो शिक्षण का प्रतिमान, ये भी हमने पढ़ाया था मॉडल ऑफ टीचिंग कितने टाइप के, शुरुआत के लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। तो देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग में किसका विवरण सही यहाँ पे है। टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक, शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है इसमें। दूसरा है लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी है। तो टीचिंग के मॉडल में आपको ये बताना है कि किसका विवरण होता है टीचिंग मॉडल में। फिर दिया है कि लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, अधिगम करता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण आते हों, या सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण का मॉडल, जो टीचिंग का मॉडल ऑफ टीचिंग है, उस परिवेश में देखें तो शिक्षण व्यवहार भी आता है, उसी का मतलब शिक्षण का जो व्यवहार है, बिहेवियर ऑफ टीचिंग पैटर्न में टीचर का व्यवहार जो है वो आता है। विच ऑफ द गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद फील्ड डिपेंडेंट, नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली से जुड़ा है। यानी निर्भर, यानी समग्र दृश्य अधिगम शैली में निर्भर से कह रहे हैं कि आपको बताना विच ऑफ द गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली। तो फोकसिंग ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, या रिलेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, या फॉर्मल इंट्रैक्शन विद टीचर रिलेटेड टू टास्क एट हैंड। इनके अलावा प्रेफरिंग टू कॉम्पीट रेदर देन कॉपरेट, सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को ज़्यादा महत्व देना, या प्रेफरिंग टू कॉपरेट रेदर देन कॉम्पीट, या परसीविंग ग्लोबल आस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल्स। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ऑप्शन जो है सेकेंड, फोर्थ एंड जो है सिक्स, ये जो है सही है। यानी सेकंड अगर देखें कि जो रिलेटिंग कॉन्सेप्ट है, रिलेटिंग कॉन्सेप्ट टू पर्सन एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये अलग है कि लर्नर का जो विशेषता है वो अगर देखें कि कौन सा है, जो क्षेत्र निर्भर जो है, फील्ड ओरिएंटेड जो है लर्निंग से वो चीज़ें जुड़ी है। तो रिलेटिंग कॉन्सेप्ट टू पर्सनल, अपना जो खुद का अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो जुड़ा होता है। इनके अलावा यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सी में था कि जो चौथा है और छठा है, अब ये चौथे में आपको ये बता रहा है कि सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना,
यानी जो प्रेफरिंग टू कॉम्पीट रेदर देन कॉपरेट। इनके अलावा जो परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल, अवधारणा और सामग्री के जो वैश्विक पहलू है उन पे ध्यान केंद्रित करना। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत ही कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसे निर्भर अधिगम शैली, अभी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो शैली है, इसके तहत जो लर्नर है उनके जो अवधारणा उनको व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ के देखना। और ये भी है कि कंपटीशन के सापेक्ष जो है सहयोग को ज़्यादा महत्व देना, सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, एक तो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, कंपटीशन से ज़्यादा कोऑपरेटिव भावना रखिए, और जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके पास सामग्री है, उनको वैश्विक पहलुओं पे उनके ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ें जो है काम बनाएंगी। अब यहाँ पे दिया है कि शिक्षण के कौन से क्रियाकलाप उसके अन्योन्य क्रियाचरण से जुड़े हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद इट्स इंटरेक्टिव स्टेज। प्लानिंग ऑफ लेसन, पाठ की योजना, डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण है, या प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है, यानी प्रेजेंटिंग द कंटेंट इंटर जो है इंटर स्पष्ट विद द क्वेश्चन। इनके अलावा प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रॉबिंग इफ नीडेड टू बी, प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करना, या मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट टास्क, विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित एवं उनकी निगरानी करना। तो हमें यहाँ पे चूज करना है, तो देखिए आंसर यहाँ पे देखिए आपको सीधे ही शिक्षण के क्रियाकलाप को निम्न चरणों में बांट के दिखा दिया है। जैसे हमने प्री ऑपरेशनल फेज पढ़ा था, पोस्ट ऑपरेशनल फेज, तो इसने सीधे बताया कि जो आपका शिक्षण का क्रियाकलाप है वो इन चरणों से होकर जाता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, अंतर संक्रियात्मक चरण, उत्तर संक्रियात्मक चरण। सभी चरणों में शिक्षण प्रक्रिया को अपने अपने कार्य जो है उनके निर्धारित होते हैं। जैसे आपने अंतर संक्रियात्मक चरण देखा होगा, यानी सबसे पहले पूर्व है, पूर्व के बाद अंतर है, और अंतर संक्रियात्मक के बारे में कह रहे हैं कि जो अंतर संक्रियात्मक है उसमें क्या होता है कि कक्षा का आकार क्या है और लर्नर को जानना क्या है। और इस पद में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के क्रियाकलाप निम्नलिखित होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक क्या करता है, प्रश्न के साथ विकिरणित विषय वस्तु का चुनाव और प्रस्तुतिकरण, फीडबैक, और एक तरीके से उसको पुनर्बलन भी देना है ना, और विद्यार्थियों के कार्य को प्रेरित करना और उन पर ध्यान देना। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर। प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है। व्हाट इज द करेंट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अब हमने 3 डोमेन पढ़ा था, जिसमें जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत अच्छे से कराया, जरूर देखिएगा, आगे प्लेलिस्ट में है ब्लूम टैक्सोनॉमी करके। उसी में आपको हमने अफेक्टिव डोमेन जो है बताया था, जो भावनात्मक संवेग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए लोअर से हायर लगाना है। तो मैंने ऐसे डायग्राम आपको बताया था, बिल्कुल आपने ध्यान से देखा होगा, तो 3 डायग्राम हमने बताया था। उसमें आपने देखा था कि कैरेक्टराइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, रिसीविंग है। और इस तरीके से आप अगर एक ऑर्डर में लगाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरीके से हमारा कुछ चार्ट होता है। सबसे पहले चीज़ों को हम रिसीव करते हैं, रिसीव के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कैरेक्टराइजेशन है। तो ये सबसे पहले कोई भी चीज़ रिसीव करना, उस पर रिस्पॉन्स करना। अब ये देखिए निम्न से ये लोअर टू हायर है, पहले रिसीव करना, फिर रिस्पॉन्स करना, फिर जो है इवेलुएट करना, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, फिर कैरेक्टराइजेशन। फिर हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आगे चैनल में ब्लू टैक्सोनॉमी करके है, प्लेलिस्ट में ही है, आप ऊपर जाके देखिए कौन सा वीडियो है और वहाँ से जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी क्लियर करिए, उसी में इसको हमने पढ़ाया था। इफ टीचिंग इज ए viewed एज ए कंटिन्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटी इन्वॉल्व एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। यदि शिक्षण को सांततक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारता शिक्षा में अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, कंडीशनिंग अनुकूलन, इंस्ट्रक्शन अनुदेश, मतारोपण यानी इंडॉक्ट्रिनेशन। तो इसमें सीधे सीधे यही पूछा है कि यदि शिक्षण को सांततक की तरह देखा जाता है तो कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को इनमें शामिल करती है। तो ये ध्यान दीजिए, यदि शिक्षण को सांततक की तरह देखा जाता है तो अनुदेशन प्रकारता शिक्षण एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करता है। Which of the following sequences correctly reflect the development of teaching support system in Indian higher education? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। अपने यहाँ पे किस तरीके से, अपने यहाँ जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे ऑडियो विजुअल, ऑडियो ओरल विजुअल एंड ICT बेस्ड किस तरीके से अपने यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पहले
दिया है कार्डिक मौखिक, यानी ओरल एक तरीके से जो होता है, मौखिक मीन्स बोलना, और कार्डिक सुनना भी है, विजुअल फिर दृश्य श्रव्य, और आईसीटी बेस्ड बाद में है। तो भारतीय जो उच्च शिक्षा का क्रम है उसको आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वापस से भी आ सकता है। सबसे पहले कार्डिक मौखिक, फिर दृश्य परक, फिर दृश्य श्रव्य, इसके बाद है आईसीटी। आईसीटी अपने यहाँ पे लास्ट में है। सबसे पहले जो है अपने यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ओरल जो है ये करके, ओरल यानी कार्डिक और मौखिक, फिर ऑडियो विजुअल दूसरे नंबर विजुअल, फिर आईसीटी है। यहाँ पे देखिए व्यवहार परक शिक्षण जो प्रवीणताएं हैं, व्यवहार परक शिक्षण प्रवीणता, तो इसमें इंस्ट्रक्शनिंग यानी अनुदेशन दिया है, कम्युनिकेटिंग दिया है, मैनेजिंग दिया है, मॉनिटरिंग दिया है, और इनके कार्य क्या हैं उनको क्रमशः एक तरफ दिया है। तो व्यवहार शिक्षण प्रवीणताओं में देखिए जो अनुदेशन है, अधिगम संवर्धन हेतु जो शिक्षक द्वारा पद्धति एवं क्रियाओं को अनुप्रयोग किया जाता है वो इसमें आता है। संप्रेषण में शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों को संप्रेषित करना, संप्रेषण। प्रबंधन में कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को कम से कम करना, और संयमन में समूह व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल जो है कार्रवाई करना, ये चीजें आता है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो शिक्षण की पद्धतियां हैं, अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण की पद्धतियां हैं, तो प्रत्यक्ष अधिगम के लिए देखें तो कौन सी उपयोगी है। टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना, निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, दृश्य श्रव्य के उपयोग अथवा उसके बिना व्याख्यान देना, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता, मूक्ष तथा अनुभाविक ह्यूरिस्टिक पहल, अंतर क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण। यानी इनमें से देखिए कि कौन सी शिक्षण पद्धतियां प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी है। इसमें प्रत्यक्ष अधिगम यानी जो डायरेक्ट लर्निंग आपको कराते हैं उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखिए टीम लर्निंग भी दिया है, दृश्य शब्द दिया, कार्यशाला दिया है, मूक्ष वगैरह के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया है। तो यहाँ पे इसने साफ साफ आपको ये बताया है कि भूमिका यानी रोल प्लेइंग जो होता है, इसके अलावा कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता है ना, इनके अलावा मूक्ष तथा अनुभाविक ह्यूरिस्टिक पहल ये भी आता है। तो निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता एवं मूक्ष व अनुभाविक ह्यूरिस्टिक पहल, ये शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होती हैं। लर्निंग के बारे में अगर जो अधिगम शैली उससे अभिप्राय अधिगम के लिए अपनाए गए ऐसे तरीके, साधन या पद्धति से है जिसमें एक लर्नर को किसी अधिगम परिस्थिति में अपने सामर्थ्य तथा अधिगम उद्देश्य के अनुरूप अच्छे अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण में दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा अधिगम परिणाम अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमने बताया था वो सेकेंड लेवल है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो वैसे भी तथ्यों के बाद हमें इतनी समझ हो जाती है कि कोरिलेट करके चीज़ों को देखते हैं, वही है। तो शिक्षण के स्तर पर तथ्यों के मध्य संबंध एवं स्वरूप देखने संबंधी अधिगम परिणाम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे प्रस्तावक हेनरी सी मॉरिसन है। इस स्तर में तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और इस स्तर पे सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं, इन सभी को समझना। अब आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि निम्न में से किस अधिगम सामग्री प्रकारता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होता है। तो इसमें से जो प्रोग्राम जो है कोई भी चीज़ें देखते हैं कि आप आईसीटी के तहत जो भी पढ़ाई लर्निंग कराई जाती है उसमें आपको प्रोग्राम जो है बहुत ही इंस्ट्रक्ट करके दिया जाता है चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो ये है अभिक्रमित, अनुदेशात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होता है। स्मिथ व मूरे के शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कथन ए और तर्क आर करके दिया है। अभिकथन ए में दिया है कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यतः कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। यानी चर्चा के विषय के उद्देश्य को परिभाषित करना वो जरूरी नहीं है कि कक्षा संप्रेषण का पहला कदम हो। दूसरा, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से ही विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। डेफिनेटली अगर हम इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते हैं तो वो स्टूडेंट के समझ में जो है जल्दी आता है। तो पहला गलत है, दूसरा अगर देखें तो सही है। दिया गया अभिकथन ए जो है चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यतः कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है, वो गलत है। मतलब कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को यानी जो हमको डिस्कशन करना है उसी उद्देश्य को परिभाषित करना वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण के तहत सबसे पहले जिस बात पर चर्चा होनी उसके उद्देश्य को ही स्पष्ट एवं परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है।
निम्नलिखित में से दिया है कि कौन सा क्रम हायर एजुकेशन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरक के विकास को सही सही प्रतिबिंबित करता है। हायर एजुकेशन में देखिए आपसे पूछ रहा है अभिक्रमित अधिगम सामग्री, जैसे वो अभी हमने जो है ओरल का देखा, फिर विजुअल का देखा, फिर आईसीटी, तो ऐसे ही कह रहा है कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी हायर एजुकेशन में देखे तो उसके अनुपूरण के विकास को सही ढंग से कौन परिभाषित करता है। इसमें अभिक्रमित अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक सहायता, ऑनलाइन मॉड्यूलर सामग्री, तो कौन से चीज़ों को यहाँ पे जो है सही से कौन डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से दिया है हायर एजुकेशन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को निम्नलिखित क्रम में देखें तो पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, फिर मॉड्यूलर सामग्री, इसके बाद ऑनलाइन विद्यार्थी। ये क्रम हमको ध्यान रखना है कि पाठ्य पुस्तक अनुपूरक, फिर अभिक्रमित अधिगम, मॉड्यूलर, फिर ऑनलाइन। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत क्या हैं। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी और प्रभावी है लिखने के सिद्धांत पे। अतिशयोक्तियों पर बल देना, विशेषणों का उदारतापूर्वक उपयोग करना, स्पष्टता, संक्षिप्तता, परिशुद्धता, जटिल वाक्यों का उपयोग। तो इसमें ऑप्शन जो है CDE यानी स्पष्टता होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए और जो है परिशुद्धता, ये 3 चीज़ें हैं। तो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोग प्रभावी लेखन में क्या होना चाहिए, स्पष्टता, संक्षिप्तता, परिशुद्धता। किसी भी भाषा में लेखन का अर्थ है मन के विचारों को कागज पर अंकित करना। तो लेखन के 2 पहलू हैं, संगठन, लिप्यांतरण। अब यहाँ पे एक लेखन भूमिका जिसमें विचार करना, लिखित पाठ्यवस्तु के स्वरूप को तय करना, कविता, कहानी, रिपोर्ट, रेसिपी, निर्देशों का समूह तथा इसके बारे में सोचना होता है। मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एक सचिवी भूमिका जिसमें इस बात पर ध्यान देना शामिल होता है कि लेखन किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए ताकि दूसरे लोग जो है उसे पढ़ और समझ पाएँ। इसमें हस्तलेखन, स्पेलिंग, विराम चिन्ह और समान लेआउट जैसे पहलों को भी शामिल किया जाता है। और लिप्यांतरण में लेखक एक अंतिम ड्राफ्ट से एक पूर्ण आरेख तक जो है कार्य करता है। मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक एग्जाम्पल देता है। तो ये जो टीचिंग की कौन से लेवल पे आएगा ये चीज़, तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अगर कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से निगेटिव पॉजिटिव जो है एग्जाम्पल दे रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये बच्चों का एक ऐसा लेवल होता है कि वो बच्चे जो है उस लेवल पर समझ भी जाएंगे। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, देखिए जहाँ पे भी विशिष्ट से सामान्य की ओर हो वहाँ पे वैज्ञानिक विधि जो है, हाँ तो इसमें जो है दिया है कि कहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो वैज्ञानिक विधि है ज्ञान तक पहुँचने के लिए संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की यह विशेष विधि जिसमें संयुक्त रूप से एक दूसरे के विपरीत गुण वाली विधि का प्रयोग होता है। समानता विशिष्ट से सामान्य की ओर की विधि, देखिए कभी भी विशिष्ट से सामान्य हो तो आगमन, और यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन होगा। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब कि ये भूले ना, जैसे आगमन किसका होता है, किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन, तो आगमन में विशिष्ट से सामान्य होगा और निगमन में क्या होगा, किसी को निकाला जाता है तो सामान्य से, क्योंकि वो विशिष्ट नहीं है, सामान्य व्यक्ति तो निकाला जाता है, ऐसा कुछ करके। तो वैज्ञानिक विधि दोनों सिद्धांतों पे काम करता है, पहली खोज विधि पे और दूसरा जो है अवधारणा मानने की विधि पे। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है, तो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा जो है ये शिक्षार्थी यानी जिसमें शिक्षार्थी जो है लर्नर वो केंद्र में हो, तो व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए होता है। कक्षागत विद्यार्थी में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, उनकी क्षमता अलग अलग होती है, तो उनसे अलग अलग प्रकार से निपटना पड़ता है। तो ऐसे में एक कुशल शिक्षक होता है वो विद्यार्थी केंद्रित बच्चों को केंद्र में रखता है और उसी को ध्यान में रखे अपनी क्लास का एक तरीके से संचालन करता है। अध्यापक की कौन सी विधि मैक्सिमम जो है ज्ञान को प्रोत्साहित करती है, बहुत ज़्यादा आपको, तो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये मैक्सिमम आपके ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिनमें तनाव, संघर्ष, विफलता, निराशा, ये सभी चीज़ें। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए टीचर को स्टूडेंट को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन देकर उनमें तर्क व निर्णय को विकसित करना चाहिए ताकि वो समस्या को सुलझा पाएँ। इसमें छात्रों की शैक्षणिक कठिनाई का समाधान किया जाता है ना, और जो है वह छात्र स्वयं सीखने में इसमें प्रेरित होते हैं। ब्रोम 1971 ईस्वी ने उस स्थिति को समस्यात्मक कहा जिसमें व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा करता है और प्रारंभ प्रयास में असफल हो जाता है। तो उसके लिए 2 या अधिक अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहले आप कोई भी प्रॉब्लम का चयन कर लो कि ये प्रॉब्लम है, सेलेक्ट करो, उसके कारण का पता लगाओ, फिर उससे रिलेटेड तथ्य, सूचना, इन सबको कलेक्ट करो, फिर समस्या का हल खोजो, समस्या का हल व समाधान निकालने का प्रयोग।
ये देखिए विशेषता ये कि छात्रों को समस्या समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण देना, इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं, वो स्वयं सीखने का प्रयत्न करते हैं और यह मानसिक कुशलता के विकास में भी सहायक होता है। यह छात्रों को आत्मनिर्णय लेने में कुशल बनाता है, छात्रों को बुद्धि प्रखर करता है, छात्रों में मौलिक चिंतन, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग की भावना को विकसित करता है। और माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किसी अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है। देखिए माइक्रो टीचिंग वगैरह कराया जाता है बीएड में, ये शिक्षण अभ्यास से पहले। तो माइक्रो टीचिंग छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण अभ्यास से, यानी वो फुल क्लास में सारे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएं, इससे पहले जो एक प्रशिक्षण का पार्ट होता है कि आप उसको माइक्रो टीचिंग में कुछ बच्चों के साथ जो है पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ। निम्न में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है? तो सबसे ज़्यादा ये है कि समूह चर्चा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में अपने विचार से भी जो है साझा करते हैं, तो उसमें होता है कि अंतरक्रियात्मक जो है चर्चा ज़्यादा हो जाता है। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कौन सी बात सही है? शिक्षक प्लस छात्र बहुत अनौपचारिक तथा निकट होने चाहिए, कक्षा कक्ष तक सीमित होना चाहिए, सद्भावपूर्ण, ये सम्मान, स्टूडेंट जो है अपने टीचर का सम्मान करे और जो टीचर है अपने बच्चों को उतना प्रेम करे। तो शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण बात सही है। शिक्षक छात्र संबंध शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लगभग 10 महीनों के लिए एक शिक्षक के साथ लगभग 5 से 7 घंटे एक दिन में खर्च करते हैं। तो ऐसे में उनमें सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं रहेगा और वो उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे ना लर्निंग अच्छे से हो पाएगा ना टीचिंग हो पाएगा। तो दोनों को चलाने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या मतलब है? देखिए अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का मतलब है कि विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से चीज़ों को सीखना है। कोई भी चीज़ें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा के कि वो एक्टिविटी करें और खुद सीखें, तो यही चीज़ होता है इसके गत्यात्मक उपागम का मतलब। वर्तमान में अध्ययन की सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि कौन सी है? यानी स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग, मिश्रित, तो ये मिश्रित है। वर्तमान में अध्ययन की सर्वाधिक प्रभावी विधि जो है ये मिश्रित विधि है। इसके तहत डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का बहुत यूज किया जा रहा है। जो प्रभावी शिक्षण है उसमें जो है क्या होना चाहिए, जो इफेक्टिव टीचिंग है, तो वही शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना अच्छे से, वो भी। तो प्रभावी शिक्षण तो वही तकनीक जिसमें ज्ञान का प्रवाह सतत बिना किसी अवरोध के हो और छात्र आसानी से समय को ग्रहण सके, चीज़ों को समय समय पर, चाहे वो दृश्य करके, श्रव्य दृश्य करके, किसी भी माध्यम से बस वो सीखे अच्छे से। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कहते हैं? कि बहुत ही मोटिवेटेड कोई चीज़ है, तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने टीचर से पूछता है तो उसको मोटिवेटेड टीचिंग कहते हैं। अब दिया निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थी की प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान करनी है। डू इट विल अप्रोच, ठीक से करो उपागम, या डेवलपिंग कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाएं, इनहेंसिंग परफॉर्मेंस यानी कक्षागत निष्पादन जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल है को अभिवृद्ध करे, या सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता, या शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित प्रवीणताओं का अर्जन। तो इसमें से क्या देखें यहाँ पे, तो सही है। तो यहाँ पे शिक्षण एवं शिक्षार्थी विद्यार्थी की प्रतिबद्धता देखें तो ठीक से करो उपागम, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी, ये सभी आते हैं। कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि, तो ये है समस्या समाधान। कोई पाठ को अगर बाल केंद्रित विधि से हम लर्निंग कर रहे हैं तो उसको समस्या समाधान विधि कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक से संबंधित होता है। इस विधि के प्रयोग द्वारा छात्रों से समस्या को हल कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका ही एक तरीके से ग्रूमिंग होता है इसमें। समूह में तो आपस में चर्चा होती है। क्या छात्र को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए? ऑलवेज, हमेशा दी जानी है। जो जिज्ञासु बच्चे, उनकी जिज्ञासाओं को जरूर शांत करना चाहिए, उनको बिठाना नहीं चाहिए। तो छात्र को हमेशा कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कौतूहल को भी उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है। तो कक्षा में छात्रों द्वारा पूछताछ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। जो स्वयं है, स्वयं प्रभा मुक्त, ये हमारे सिलेबस में दिया है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, ये नहीं कि बीच से आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से कंटिन्यू देखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक से करते रहें फ्रेंड्स। आज